6.9 Differences between various forms of business organization. We have learnt about the various forms of business organization. If we analyze their characteristics, we find that each one of is different from the other. Let us try to distinguish between some of these forms of business organization. हमने बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखे हैं और सबके अलग अलग है। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से या मतलब अलग ही होंगे, इसलिए कुछ ना कुछ तरीके से नहीं, पूरे के पूरे अलग है। तो हम उन सबके बीच का हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम डिफरेंसेस किसके बेस पर कर रहे हैं, तो वो है एक फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच का डिफरेंस कर रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस का बेस सबसे पहला है फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिक्वायर्स मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी कम्स मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इंक्लूडेड होती है जो कंपल्सरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन। तो गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका जो है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जॉइंट स्टॉक कंपनी का है कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 10, बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन अदर बिजनेसेस। ओके, ये सब नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा देर कर रही है। इन दोनों का डिफरेंस है, इन सबका बेस है फॉर्मेशन। इट इज इजी टू फॉर्म एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना बहुत इजी है, उसको फॉर्म करना, उसको एग्जिस्टेंस में लाना बहुत इजी है और उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इंक्लूडेड होती है, इसलिए उसको एग्जिस्टेंस में लाना या उसको फॉर्म करना ईजी नहीं है जितना पार्टनरशिप को फॉर्म करना होता है उतना, और इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन। तो इसका ऑपरेशन होता है किसके बेसिस पर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पर, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑपरेशन होता है किसके बेसिस पर, कंपनीज एक्ट 1956 के बेसिस पर। अब नेक्स्ट है मेंबरशिप। तो पार्टनरशिप में मेंबरशिप मिनिमम होती है 2 एंड मैक्सिमम होती है 10, और मतलब जो बैंकिंग बिजनेस है और दूसरे जो 20 दूसरे टाइप के अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होता है, प्राइवेट कंपनी है अगर तो उसका मिनिमम है 2 एंड मैक्सिमम है 50। अब पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम है 7 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब इसमें आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। देन लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल टू अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ऑल और एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल और एनी वन ऑन बिहाफ। अब इसमें होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर के बेसिस पर डिफरेंस देखेंगे तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर सबका सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है, सारे पार्टनर अग्री होने चाहिए अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जिस्टेंस डिसॉल्व्स विद इन दैट रिटायरमेंट और इंसेनिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। भले कोई मर जाए या किसी की डेथ हो जाए, आई मीन या क्या डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन
कंपनी बंद नहीं होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, डेथ ही हो जाए, या तो फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर रिटायर हो जाए, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंस। रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप फॉर रेजिंग फाइनेंस। हाँ, मतलब इसका जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। हम रिसोर्सेज जल्दी जनरेट, मतलब ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन इसका स्कोप अनलिमिटेड होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्कोप अनलिमिटेड होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर जितने लोग चाहें उतने लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज फंड ज़्यादा रेज हो सकता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब उसके बेसिस देखेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। बहुत ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इसके अंदर जो मेन है वो अंडरलाइन कर दूँगी, ठीक है। अब उसका सबसे पहला है फॉर्मेशन। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन रजिस्टर्ड होता है तब एग्जिस्टेंस में आता है। रुको, जब रजिस्टर्ड होता है तब एग्जिस्टेंस में आता है, इसके साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। फिर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ये कब आता है जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और ये तब आता है जब इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ होता है तब। फिर नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबर्स कैन बी फ्रॉम द होल कंट्री और फ्रॉम एनी अदर कंट्री में से भी हो सकते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी के होते हैं 7। चलो डी वाला डी है ना, मैं मिनट कर देती हूँ। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें होल कंट्री भी हो सकता है, एनी अदर कंट्री भी हो सकता है। मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर है 2 और पब्लिक कंपनी के अंदर है 7। फिर द मैक्सिमम मेंबरशिप फॉर द फॉर्मर इज 50 एंड द लेटर इज नॉट फिक्स। फॉर्मर मतलब पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब मेंबर्स आर मोस्टली फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर से होते हैं और रीजन। और द मिनिमम मेंबरशिप मिनिमम है 10 एंड मैक्सिमम अभी तक फिक्स्ड नहीं है। पर्पस। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज का पर्पस क्या होता है? यूजुअली रन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट और टू रेंडर सर्विसेज। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस होता है टू रेंडर सर्विसेज its members in particular and to society in general, or society in general, members in particular, society in general or it's general. Operation Companies Act 1956 और इसका कोऑपरेटिव एक्ट 1912 और कोऑपरेटिव एक्ट मल्टी स्टेट अगर हुआ, अलग अलग स्टेट से भी हुए मेंबर्स तो उनका होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स elected by the shareholders. Each shareholder has as many votes as the number of shareholders. Next है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट होती है बाय मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्स आर freely transferable, passed on to the legal heirs except in case of private company. Shares are not easily transferable. Cooperative society के अंदर easily transfer नहीं होते shares, but can be passed on to legal heirs or reverted back to the society at the members of discretion.
Liability of member is limited. Liability of its member is limited, but the society may opt unlimited. मेंबर की इसके अंदर मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी होती है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय द कंपनी. Every year and will. अब इसमें फिक्स्ड रेट डिविडेंड होता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसके लिए डिविडेंड होता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके प्रोविजंस के ऊपर से इसका डिविडेंड होता है. और इसके अंदर एवरी ईयर जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है, जितना लॉस होता है, उसके ऊपर से डिविडेंड ये लोग हर साल चेंज करते रहते हैं. ओके, एक्चुअली इसमें ना क्या बोलते हैं, ये जो मैंने ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि ये क्या होता है कि इसमें डिसाइडेड नहीं होता, पर इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है. तो ये मतलब ये एक डिफरेंस हो गया, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब इसके अंदर है लिमिटेड, तो इसके अंदर है अनलिमिटेड. पर इसके अंदर भी लिमिटेड है. लिमिटेड किसके मेंबर्स के, और अनलिमिटेड है सोसाइटी की. वैसे जो एक पॉइंट है ना, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, लिमिटेड, अनलिमिटेड, देन फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, फिर इजी टू रजिस्टर, तो नॉट इजी टू रजिस्टर्ड, ऐसे करके हम एक एक डिफरेंसेस लिख सकते हैं. ओके, 6 पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. In our day-to-day life, we use different goods of Indian as well as foreign origin. The foreign goods are either imported to our country or these goods are produced in our country by the foreign companies. अब हम हमारे डे-टू-डे लाइफ में बहुत सारे गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज ऐसे यूज़ करते हैं जो इंडियन भी होते हैं और जो फॉरेन गुड्स भी होते हैं. अब जो फॉरेन गुड्स होते हैं, जो फॉरेन गुड्स होते हैं वो मतलब अब्रॉड कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में से इंपोर्टेड भी होते हैं, या तो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, हमारे इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज फॉरेन की होती है. यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई फॉरेन कंपनीज आर कमिंग टू आवर कंट्री. हम मतलब सोच ही रहे होंगे कि आप लोग कि जो फॉरेन कंपनीज है वो हमारे इंडिया में क्यों आती है, इंडिया में आके क्यों काम करती है, कि उनके अब्रॉड कंट्रीज में जगह नहीं है क्या. तो एक्चुअली दे केम टू इंडिया टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड और टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. वो इंडिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके और इंडिया में ही रह के इंडिया के ही लोगों को बेच सके. मतलब इंडिया में आने का, इंडिया में काम करने का, इंडिया का रिसोर्सेज यूज़ करने का और इंडिया में ही लोगों को बेच देने का, और जो बेच के जो फायदा हो वो इंडिया को नहीं देने का, वो फॉरेन कंट्री को देने का. वाह, ये तो गलत है ना. सिमिलरली Indian companies are also extending their business operations across the boundaries of our country. तो जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है, वैसे ही इंडियन कंपनीज भी फॉरेन में जाके सेम चीज करती है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, which means extension of economic activities across the boundaries of a country in search of worldwide market. 6.10.1 Meaning and features of multinational corporations. Simply speaking, a multinational corporation, also termed as multinational companies, जो multinational corporation है उसको हम multinational companies भी बोल सकते हैं. Multinational corporations is one which is registered as a company in one country but carries on business in a number of other countries by setting up factories, branches or subsidiary units. अब मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वैसी कंपनीज, वैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन एक ही कंट्री में हुआ होता है, लेकिन वो अपना बिजनेस दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चला रही होती है. या तो वो अलग अलग कंट्रीज में जाके फैक्ट्रीज सेटअप करेंगी, या फिर उसकी ब्रांचेस ओपन करेंगी, या सब्सिडियरी यूनिट्स भी खड़ी कर सकती है. सच अ कंपनी may produce a goods or arrange services in one or more countries and sell these in the same or other countries. ये शायद अपने प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर सकती है या तो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. आपने बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में सुना होगा जो अपना बिजनेस इंडिया में चलाता है, जैसे कि Hyundai मोटर कंपनी, कोका कोला कंपनी, सोनी कॉर्पोरेशन,
मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन, मैकडोनल्ड्स ऑब्वियसली सबको पता होगा ना, और सिटी बैंक। ओके, ऑल दिस कॉर्पोरेशंस जनरल, मैकडोनल्ड्स किसको ये पता था कि वो फॉरेन का है? पता ही होगा है ना, क्या समझ रहे हैं? ऑल दिस कॉर्पोरेशंस जनरली हैव प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज। अब ये सारी जो कंपनीज है उनका प्रोडक्शन, मार्केटिंग और दूसरी सारी फैसिलिटीज बहुत सारी कंट्री में अवेलेबल होगी क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है। Their volume of sales, profits earned and also the value of assets held by them are generally very large. अब ये सारी कंपनीज का जो सेल होता है, मार्केटिंग होता है या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रॉफिट वो लोग कमाता है वो बहुत लार्ज होता है, जिसका बहुत हम ना वी कांट कैलकुलेट, क्योंकि एक जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। अब मैकडोनल्ड्स रजिस्टर्ड हुआ कोई एक कंट्री में, ठीक है। अब उसके जो हम सिर्फ इंडिया के लेते हैं, इंडिया में भी आके उसका बिजनेस चला गया, तो इंडिया में गुजरात में ही देख लो या तो फिर बड़ौदा में देख लो, उसके कितने सारे ब्रांच है। बड़ौदा में ब्रांच है तो बड़ौदा का किया तो हम करेंगे पूरे गुजरात में कितने ब्रांच है, ऐसे ही कितने मुंबई महाराष्ट्र में ब्रांच है, राजस्थान में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, आसाम, केरला, अलग अलग स्टेट्स में इसके कितने सारे ब्रांच है वो देखो। और ये हमने सिर्फ एक कंट्री इंडिया के बारे में देखा, तो उसके अलावा भी कितने सारे कंट्रीज है, कितने सारे स्टेट, सिटीज, कितने सारे, तो उन सब के अंदर ये मैकडोनल्ड्स का बिजनेस चल रहा होगा। तो कितने मतलब लार्ज अमाउंट में, वेरी बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो जो भी इसका मालिक होगा, ओनर होगा या फिर फाउंडर व्हाटएवर होगा, वो कितना प्रॉफिट कमाता होगा, उतना ही उसको सबको देना भी पड़ता होगा, पर प्रॉफिट हम उसके कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा कहलाएगा। और ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज के केसेस में जनरली लॉस होता है, पर तब होता है जब लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मैकडोनल्ड्स के अंदर कभी कुछ गलत मिला, मतलब उसके अंदर कीड़ा मिल गया, मतलब उसका अगर क्या बोलते हैं, उसका अगर कुछ बैड इन्फ्लुएंस आया, मतलब गलत चीज़ों की, मैकडोनल्ड्स का खाना खाकर ये हुआ है, मैकडोनल्ड्स का खाना ऐसा था, तो अगर ऐसी न्यूज़, ऐसी अफवाह या फिर रियलिटी में भी ऐसा हुआ तो फिर इसकी जो मांग है, वांट्स है, डिमांड है, वो कम हो जाएगी और लॉस भुगतना पड़ेगा। पर वो लॉस भी उतना ज़्यादा, क्योंकि अगर इंडिया में मान लो गुजरात में बड़ौदा में हुआ तो बड़ौदा के सारे मैकडोनल्ड्स में कोई जाएगा नहीं ज़्यादा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन पूरे गुजरात में तो नहीं हुआ, गुजरात में हुआ पर फिर भी इंडिया में नहीं हुआ। अगर इंडिया में भी हुआ तो आई डोंट थिंक कि सारी कंट्रीज में ऐसा होगा, उतना ज़्यादा लॉस उसको भुगतना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। They have set up their branches and subsidiary units in our country, also in other countries. They are controlled from the headquarters of these companies in the home country, which lay down broad policies to be pursued. Okay. हम पढ़ेंगे अब features of global enterprises, मतलब multinational corporations. क्या किया मैंने सॉरी, I don't highlight these things. Okay. The main feature of the multinational company are the following. Company are the following. Whatever please. Leave. Centralized management. A multinational company has its headquarters in the home country. अब जिस कंट्री में ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कंट्री उसकी होम कंट्री कहलाएगी, और होम कंट्री के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स हो गए, जिसके थ्रू जितने भी उसके ब्रांचेस, जितने भी उसके सब्सिडियरी यूनिट्स है, वो हैंडल हो रहे होते हैं, ठीक है। इट एक्सपांड्स इट्स बिजनेस इन अदर कंट्रीज बाय ओपनिंग ब्रांचेस, सब्सिडियरी कंपनीज इन अदर कंट्रीज। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बीइंग कैरिड आउट इन अदर कंट्रीज is in the hands of the head office. All the branches and subsidiaries have to work according to the policies laid down by the head office. अब जितने भी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के ब्रांचेस, सब्सिडियरी यूनिट्स होंगे, उन सब की पॉलिसीज जो हेडक्वार्टर्स में डिसाइड करी होगी, जो हेड ऑफिस ने कहा होगा, उसी पॉलिसीज को उन लोगों को काम करना होगा कंपल्सरी। Next है worldwide spread of business. The business of the multinational company is spread in many countries. This company fully exploits the local conditions prevailing in the host countries. This includes the availability of cheap labor and the use of raw material. अब ये जो है, जो मल्टीनेशनल बिजनेस होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, इसलिए वो लोग अपने जो होम कंट्री वहाँ के लोग उधर नहीं भेजते काम करवाने
इंडिया में गुजरात के बड़ौदा के जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट कर लेते हैं कि आप यहाँ बैठ के ये चलाओ। ओके, ऐसा होता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, a multinational company has to compete to the world level. It is therefore to pay special attention to the quality of its products. Obviously मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो सारे वर्ल्ड जितने भी कंट्री में उसका काम चल रहा होगा उस वैसे ही उसके जैसे ही मैकडॉनल्ड्स के सामने हम क्या है, पिज्जा हट इंडिया है, डोमिनोज आई गेस, हाँ वॉट एवर इट इज़, कोई भी ले लो मैकडॉनल्ड्स के सामने, मुझे नहीं पता पर फिर भी तो उसके सामने उसके कॉम्पिटिटर्स तो है ही ना, इसीलिए उसको अपना जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनाए रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका सेल होता रहता है क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। लार्ज साइज, अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज ह्यूज एसेट्स, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ IBM इज अप्रॉक्सिमेटली $8 billion. What is IBM? I don't know what is IBM. Okay, let's Google. लिव यार वाईफाई चालू करना पड़ेगा, फिर वो करने को मैं बहुत देख लेती हूँ। The value of the assets of IBM आई गेस कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी ही होगी। अब उसका जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू असेट्स की जो वैल्यू है वो है $8 billion, मतलब बहुत ज़्यादा। कैलसी में भी उतना आएगा नहीं, उसका जो है नंबर वो कैलसी में भी नहीं आ पाएगा। Similarly, another company ITT has 800 branches in 70 countries, और ITT के 800 branches हैं 70 कंट्रीज के अंदर, 800 ब्रांचेस इन 70 कंट्रीज के अंदर उसका बिजनेस चल रहा होता है। इट्स अ वेरी बिग वेरी ह्यूज थिंग। ओके, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अ मल्टीनेशनल कंपनी इजीली एस्टैब्लिशेस इट्स आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स मेनी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी, रिसर्च और लार्ज स्केल गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब मल्टीनेशनल कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेस मिल जाता है क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट है वो बहुत लोग जानने लग रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे बनता है, ये क्या है एक्चुअली, और ऑलरेडी वो हाइप्ड प्रोडक्ट होता है। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, अ मल्टीनेशनल कंपनी पे स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इट्स सक्सेस। अब मल्टीनेशनल कंपनीज को जैसे कि कंट्री, मैंने गुजरात में बड़ौदा में काम शुरू किया, मैं डायरेक्ट जाके अमेरिका में भी चालू कर दूँगी तो कोई मेरे प्रोडक्ट को लेगा नहीं, जब तक मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट, जब तक मैं उसका अवेयरनेस, जब तक मैं उसका प्रमोशन नहीं करूँगी तब तक वो प्रोडक्ट को कोई पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता भी है। ओके, तो उसका जो सक्सेस की है मल्टीनेशनल कंपनीज की वो है एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने बोला ना कि बड़ौदा में से डायरेक्ट मैं अमेरिका में चले गया, तो ऐसा नहीं होता है बड़ौदा में से, लेकिन बड़ौदा में से शुरू किया है तो बड़ौदा में उसके ब्रांचेस होने चाहिए, गुजरात में होने चाहिए, इंडिया में मेरा पूरा बिजनेस एक्सप्लोर होना चाहिए, फ्लरिश्ड होना चाहिए, उसके बाद मैं दूसरे कंट्रीज में जा सकती हूँ। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि इंडिया में होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के बिजनेस होते हैं जो फ्लरिश्ड ऑलरेडी होने चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स की हाइप बनी रहे। नेक्स्ट है 6.10.2 एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो पढ़ेंगे। The multinational corporation enjoys several advantages by way of huge earnings due to large-scale production and distribution activities across national borders. इसके एडवांटेजेस बहुत होते हैं क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहा होता है ना, क्योंकि ये देखो ना ITT 70 कंट्रीज में 800 ब्रांचेस, अब सोचो उसका प्रॉफिट कितना होता होगा। Besides the host countries in which multinational corporation operates also derive a number of advantages. These are investment of foreign capital. Direct investment of capital by multinational corporation helps underdeveloped countries to speed up their economic development. एक बार जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है वो कंट्री कहलाएगी होम कंट्री, और जो दूसरे कंट्रीज में उसका काम चल रहा होता है वो सारी कंट्रीज होंगी होस्ट कंट्रीज। ओके, और इधर लिखा है ना होस्ट कंट्रीज। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो जनरली ये ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर डेवलप होते हैं या फिर डेवलपिंग होते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से उसका बिजनेस भी फ्लरिश्ड होगा, वहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उसका काम भी हो जाएगा कि उसको अपने लोगों को लाके यहाँ काम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से MNCs की वजह से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इतना ज़्यादा बोलना नहीं है, इसलिए मैं उसको MNCs बोलूँगी शॉर्ट में। तो MNCs की वजह से जो होस्ट कंट्रीज है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी बताया ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन होस्ट कंट्रीज। एमएनसीज के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड मतलब बढ़ता है, थोड़ा बेटर होता है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वो कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विद सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज which contribute to improved methods and processes of production and thus increase the quality of products। अब जो एमएनसी है उसको पूरी दुनिया में अपना काम करना होता है, तो उसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसको शॉर्ट में कहते हैं R&D। तो वो करते हैं, उसकी वजह से वो अपना टेक्नोलॉजी असेट्स के अंदर अपडेशन लाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अपना काम ज़्यादा अच्छा करते हैं और इम्प्रूव्ड मेथड्स यूज़ करते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी गुड्स हमें प्रोवाइड होते हैं। ग्रेजुअली अदर कंट्रीज ऑल्सो एक्वायर्ड दिस टेक्नोलॉजीज। अब एक कंपनी में वो टेक्नोलॉजी अक्वायर करी, अपने अंदर ऐसे यूज़ करी, तो वो देखकर उस दूसरी सारी कंपनीज भी ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी अपने अंदर एक्सेस करेगी ही, इसलिए वो कंट्री भी जो होस्ट कंट्री होती है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैरेलली चल रही होती है। Growth of ancillary units. Suppliers of materials and services and ancillary industries often grow in host country as a result of the operation of multinational corporations. तो ancillary units मतलब छोटी छोटी यूनिट्स जो उसके रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही होती है, तो एमएनसीज की वजह से, एमएनसीज का दूसरे कंट्री में जाके काम करने की वजह से एंसिलरी यूनिट्स को भी काम मिल जाता है, वो सारी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करते डेवलप होती है। Increase in exports and inflow of foreign exchange. Goods produced in the host countries are sometimes exported by multinational corporations, I mean MNCs. अब host countries में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए होते हैं वो MNCs वहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है। Foreign exchange thus contributes to the foreign exchange reserves of host countries. इसकी वजह से जो हमारा foreign exchange reserve होता है host country के थ्रू वो बढ़ता है। Healthy competition. Efficient production of quality goods by MNCs from the domestic producers to improve their performance in order to survive in the market. MNCs की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, जो नॉर्मल कंपनीज होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उनको भी और मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छा काम करेंगे, हम भी इसकी तरह काम करेंगे, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन दोनों के बीच में बिल्ड होता है। ओके, लिमिटेशन ओके 6.10.3 लिमिटेशंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब हमने फीचर्स देखे, एडवांटेजेस देखे, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस, इसको कहते हैं ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, और एक चीज़ कहते थे ना, याद नहीं है, बाद में डिसएडवांटेजेस। The advantages discussed above are no doubt beneficial to host countries, but there are several limitations of MNCs which we should take note of. Least concern for priority of host countries. Multinational corporations generally invest capital in the most profitable industries and do not take into account the priorities of developing basic industries and services in the backward regions of the host country. अब जो MNCs होती है वो ऑब्वियसली अपना फायदा देखेगी, दूसरी कंट्री का क्या हालचाल है या फिर वो रीजन के लोगों को क्या चाहिए, वो रीजन के ऊपर क्या बीत रहे, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, वो MNCs क्यों ध्यान में रखेगी, वो अपना ही प्रॉफिट होगा वहीं जाके काम करेगी। ये भी एक होस्ट कंट्री के लिए डिसएडवांटेज है। Adverse effect on domestic enterprises. Due to large-scale operation and technological skills, multinational corporations are often able to dominate the markets in host countries and tend to acquire monopoly power. Thus, many local enterprises compare to closure. अब जो फॉरेन की MNCs होगी वो होस्ट कंट्री में जाएगी और वो होस्ट कंट्री में भी उसके जो कॉम्पिटिटर मतलब डोमेस्टिक कंपनी, पिज्ज़ा कंपनी हुई वो में इंडिया में काम कर रही है, तो सिर्फ वही MNC नहीं, दूसरी भी पिज्ज़ा कंपनी होगी जो उसकी कॉम्पिटिटर होगी, लेकिन जो MNC पिज्ज़ा कंपनी है वो हाइप्ड होगी या फिर वो बहुत फेमस होगा या
या फिर क्या बोलते हैं उसकी टेक्नोलॉजी, उसका टेस्ट, उसका वॉटेवर, दूसरा पिज्ज़ा की तरह कोई और प्रोडक्ट भी ले तो उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी दूसरे सारों से, तो मोनोपोली पावर ले लेता है एमएनसी और डोमेस्टिक कंपनीज के पास से उनका जो क्या बोलते हैं सॉरी मोनोपोली, हाँ, डोमिनेट करने लगता है एमएनसी दूसरी सारी डोमेस्टिक कंपनीज पर। इसलिए इसकी वजह से दूसरी सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो उसके आगे कुछ भी नहीं है वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग कल्चर। Consumer goods which are introduced by multinational corporations, the host countries do not generally conform the local cultural norms. Thus, whatever consumption habits of people as regards food and dress tend to change away from their own culture heritage. जो फॉरेन कंट्रीज है वो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर लेकर इंडिया में नहीं आएगी, फॉरेन कल्चर लेकर ही आएगी, फॉरेन प्रोडक्ट्स ही लेकर आएगी, फॉरेन फैशन ट्रेंड ही लेकर आएगी। तो उसकी वजह से हमारे इंडिया के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी वजह से हमारे इंडिया के लोग अपना कल्चर, अपना ड्रेस, अपना हेरिटेज भी भूल जाते हैं। तो इसलिए भी ये भी एक एमएनसी का जॉब रहता है। Joint ventures. Joint venture is a form of business where two or more independent firms contribute capital and participate in business operations. These two organizations may be private or government organization or a foreign company. Joint stock venture एक ऐसा business organization, ऐसा फॉर्म है business organization का जिसके अंदर दो इंडिविजुअल फर्म, या वो फर्म प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है, या तो फिर फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, वो दोनों मिल के मिक्स हो जाते हैं, कोलैब कर लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, कोलैब करते हैं, अपना कैपिटल, मतलब दोनों अपना अपना कैपिटल करते हैं, दोनों अपने बिजनेस के अंदर, मतलब जो सिंगल बिजनेस उनको चलाना होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको, और एक नया फर्म खड़ा करके उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर्स। इन जॉइंट वेंचर बिजनेस concerns join together for a specified purpose. It facilitates pooling funds, technical know-how and managerial skills. The rewards and risks will be shared by the concerns in joint venture. जो प्रॉफिट हुआ और जो रिस्क हुआ या फिर लॉस हुआ, और जो रिवॉर्ड और जो रिस्क हुआ वो दोनों कंसर्न होंगे एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। जैसे कि Maruti Limited of India and Suzuki Limited of Japan joined hands to form Maruti Suzuki India Limited, which is a joint venture concern. ये एग्जांपल आपको पता था? नहीं पता था। जो मारुति लिमिटेड ऑफ इंडिया है और जो सुजुकी लिमिटेड ऑफ जापान है, उन दोनों ने हाथ मिला लिया और एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया, और एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करने के लिए जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। Features of joint venture: access to advanced technology. When two or more companies join together, there can be access to latest techniques of production. जब दो कंपनीज ज्वाइन होगी तो वो अपना अपना टेक्नोलॉजी लेकर आएगी और साथ में मिलकर एक नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होता रहता है, ठीक है। दिस विल लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। इसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में जो कॉस्ट लगता है वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास मिलजुल के आ ही गई होती है। फिर जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो इम्प्रूव होता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल: जॉइंट वेंचर हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। देयर विल बी लीस्ट वेस्टेज ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज। जॉइंट वेंचर के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो कैपिटल अवेलेबल होता है, उसका यूज एकदम ऑप्टिमम, एकदम सही, एकदम करेक्ट होता है। Pooling of resources and expertise. The resources of two or more companies can be effectively pooled by forming a joint venture. अब जो जिसके पास the resources of two or more companies, मतलब अलग-अलग दो से ज़्यादा कंपनीज के जो रिसोर्सेज है वो साथ में ला सकते हैं, उसको पूल कर सकते हैं और एक नया जॉइंट वेंचर क्रिएट, यानी नई कंपनीज को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, को क्रिएट कर सकते हैं। This helps in large scale production and can avail economies of large scale production. इसकी वजह से
जो प्रोडक्शन होता है वो भी लार्ज स्केल हो गया, उसके थ्रू जो इकोनॉमी मतलब जो पैसे हम कमाते हैं वो भी लार्ज स्केल होती है। Innovation. It's the highly competitive market. The ideas and technology of two enterprises will help to innovate new ideas. मैंने बताया ना कि दोनों अपना अपना आइडिया, दोनों अपना टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, अपना दिमाग जो है वो साथ में लाएंगे और अपना यहाँ यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में रखेंगे। सेम इनोवेशन, इनोवेट करेंगे। Sharing risk and reward. The enterprises will join the hands to form business venture will share the reward in the form of increased profit. The partners in joint venture have to share the risk that may occur in business. Same, मतलब अगर रिवॉर्ड हुआ तो दोनों प्रॉफिट के पार्टनर बनेंगे, अगर रिस्क हुआ तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, भुगत लेंगे दोनों एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, PQ, कोई भी बोला। Public private partnership means partnership between public sector and private sector in financing, designing and developing infrastructural facilities. Public private partnership मतलब एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी साथ में आके जॉइंट वेंचर क्रिएट करे वो, ठीक है, जो अपना फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मिलकर करे। In a PPP, the private sector may contribute money, expertise and technical know-how। जो PPP के अंदर प्राइवेट कंपनी लाएगी, मनी लाएगी, एक्सपर्टाइज लाएगी और टेक्नोलॉजी लाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो सब लाएगी पब्लिक कंपनी। ओके, इसके फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP प्रोजेक्ट्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। PPP प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो पब्लिक के बेनिफिट्स में हो रहे होते हैं। गवर्नमेंट रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रूआउट द लाइफ ऑफ PPP प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है जब तक ये PPP चल रहा होता है। जब तक PPP एक्टिव होता है तब तक गवर्नमेंट उसके साथ साथ एक्टिव होती है। जब तक PPP का प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक गवर्नमेंट एक्टिव होती है। PPPs are mainly used in government projects of higher priority. जनरली PPPs तभी क्रिएट होते हैं जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, जो जल्द से जल्द कंप्लीट करने होते हैं। आई एम फंबलिंग नाउ बिकॉज मैंने बहुत बोल दिया। इन अ ट्रिपल बी प्रोजेक्ट आई विल PPP बोलने मैंने बहुत फंबल हो रहा है तो मैं ट्रिपल बी बोलूँगी। ओके, या तो P क्यूब बोलो तो समझ जाना, ढूंढने मत जाना कि इधर क्यूब कहाँ लिखा है। देखो ठीक है, नहीं है ना? और P प्लस P होता है P। भूल जाओ मेरे को ना मैथ नहीं है तो डोंट रिमेम्बर, मतलब लेकिन P इंटू P होता है P क्यूब। तो मैं P को P क्यूब बोलूँ तो CUBE, ये वाला क्यूब ढूंढने मत चलेगा ना, मैं ट्रिपल PPP बोलूँगी या तो P क्यूब भी बोलूँगी क्योंकि मेरे को PPP बोलने में बहुत फंबल हो रहा है। ओके, इन शॉर्ट हो गई मैं, ये पूरी कहानी का मेरा मतलब वही था। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ PQ or a triple P or a PPP project, the funds, expertise and experience of both the private and public sectors are combined। इसके PPP प्रोजेक्ट के अंदर जो
फंड होते हैं पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी के, सारे कंबाइन होते हैं। इन लोग की नॉलेज, इन लोग का एक्सपीरियंस, इन लोग की एक्सपीरियंस में दोनों सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। इन अ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लेवल ऑफ रिस्क आर शेयर्ड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियसली दोनों का रिस्क जो होता है वो इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स, फिर हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP's approach helps in faster implementation of products। PPP की वजह से हम जो प्रोडक्ट है उसको बहुत जल्दी फास्टर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। It helps in higher quality services as there is no combined expertise of public and private sector। हमें इसकी वजह से हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि दोनों सेक्टर कंबाइन हो चुके होते हैं ना, अलग अलग काम नहीं कर रहे होते, एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, भाई बंधु होते। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कॉस्ट भी रिड्यूस होता है क्योंकि दोनों के मैनेजर्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, दोनों की मेथड बहुत एफिशिएंट हो जाती है। इन पीपीपीज द रिस्क इज डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। पीपीपीज के अंदर जो रिस्क होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिवाइडेड होता है। In triple P, the funds are invested both by the public and private sector, so government is relieved of botheration to borrow money। इसके अंदर जो कैपिटल है वो दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर दिए। The government is accountable for the cost and quality of public products। जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है कॉस्ट और क्वालिटी के लिए, जो प्रोडक्ट होता है ना पब्लिक सर्विसेज का, आई मीन पीपीपी का जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसके लिए अकाउंटेबल होती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी वजह से तो ये पीपीपी बना होता है। थक गई हूँ इसलिए मैं इतना ऐसे कर रही हूँ, ऐसा हो जाए तो बता देना। डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसके जो डीमेरिट्स होते हैं, जो लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। कॉन्स, ठीक है, एडवांटेजेस को बोलते हैं प्रोज, एडवांटेजेस को बोलते हैं प्रोज और डिसएडवांटेजेस को बोलते हैं कॉन्स। प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट सच एंड अप्रोच में नॉट बी डिसाइडेड फॉर पब्लिक वर्क्स। ऑब्वियसली प्राइवेट और पब्लिक का काम हमें पता है, प्राइवेट जो होता है वो अपने लिए काम करते हैं, अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ना, खुद के मतलब के लिए। जो पब्लिक होता है उससे पता चलेगा कि वो पब्लिक सर्विसेज के लिए काम करता है। तो दोनों जब मिलते हैं तब ऐसा ही होता है कि प्राइवेट अपने लिए काम करेगा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन पब्लिक सर्विस या पब्लिक सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं करेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी साथ में आ जाएगी तो पब्लिक कंपनी के जो सीक्रेट्स, पब्लिक कंपनी की जो मोनोपोली स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, ट्रिक्स जो भी होगी वो प्राइवेट को पता चल जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर की जो भी मोनोपोली स्टैटिस्टिक्स, आई मीन स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, वो सारी पता चल जाएगी पब्लिक सेक्टर में। तो ऐसे कंपनी के बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। Sometimes there will be delays in the completion of crucial projects because of the conflicts between the government and the private firm। हाँ, obviously पब्लिक और प्राइवेट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है ना, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी तो होगी, और जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या पता कि साथ मिलकर काम करें या साथ में रहकर भी राइवल्स होकर काम करें। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसको लाने में, उसको इम्प्लीमेंट, उसको लॉन्च या फिर जो भी उन्होंने टाइम नक्की किया होता है उससे डिले हो जाते हैं एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, बोला था कौन है। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर का अंत आता है।